गायत्री की रूबी, कंचन और पायल नाम की 3 बहू थी। रूबी सबसे बड़ी थी, कंचन उससे छोटी और पायल सबसे छोटी। उसके तीनों बहुओं में और कुछ समानता हो या ना हो, लेकिन तीनों की ही रसोई झूठी करने की आदत जरूर थी। लेकिन गायत्री इस बात से अनजान थी। गायत्री अपने तीनों बेटों की शादी करके चारों धाम की यात्रा पर निकल जाती है। आपस में बैठी बातें करती हैं। जेठानी जी, बिना सास के ससुराल कितना अच्छा लगता है ना। कोई कुछ कुछ करने वाला ही नहीं होता, जो मर्जी वो बनाओ। वैसे पायल हो तो तुम सबसे छोटी, लेकिन बात तुमने बहुत पते की करी है। अच्छा हुआ शादी होते ही माँ जी तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अब जब तक वह नहीं आती है तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। आप लोगों को जो करना है आप लोग करिए, मुझे तो बस सोने को मिल जाए तो समझो जन्नत ही मिल गई। ससुराल में सबसे तो सोने की परेशानी होती है। सुबह जल्दी उठो, सबके पैर छुओ, खाना पीना पता नहीं क्या क्या। लेकिन माँ जी ने तीर्थ यात्रा पर जाकर हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर दी है। ये बात तुमने सही कही कंचन। सोना तो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे देर रात में जागने की आदत है। तो भला सुबह आँख कैसे ही खुलेगी। जेठानी जी, चिंता किस बात की है, अब तो सासू माँ भी नहीं है, जो मर्जी करे। गायत्री के तीर्थ यात्रा पर जाने के कारण उसकी तीनों बहू बहुत खुश थी, मानो जैसे उन्हें जन्नत ही नसीब हो गया हो। वो आराम से अपनी मर्जी से अपने दिन काट रही थी। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर डोर बेल बजती है और वो भी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपने ससुर राजवीर को खड़ा देखती है और उन्हें देखते ही वो अपने सर पर पल्लू लेती है और बोलती है, ससुर जी, आप यहाँ कैसे? आने से पहले बताया भी नहीं आपने। बहू, मुझे अपने घर आना था, पड़ोसी के घर नहीं जाना था, जो तुझसे पूछ के आऊंगा। अब हट सामने से, अंदर जाने दे मुझे। जी ससुर जी, आइए, आप अंदर आइए। ये कंचन और पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। और ये घर इतना गंदा क्यों है? अरे जैसे लगता है सालों से साफ सफाई हुई नहीं हो। नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब ने सफाई करी थी। तुम लोगों ने कितनी सफाई करी है वो तो घर का हाल देख के पता चल ही रहा है। जाओ, जाकर पहले कंचन बहू और पायल बहू को बुला कर लेकर आओ और जाके बोलो कि ससुर जी आए हैं, जल्दी से इनके सामने आ जाए। अभी दिख नहीं रही कहाँ है? लगता है सो रही होंगी, कामचोर कहीं की। अब ससुर जी क्या बोलूं कि ये जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं। बहू, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। जाकर कंचन बहू और पायल बहू को बुलाकर लेकर आओ, वो भी इसी वक्त। जी ससुर जी, बस अभी जाती हूँ। रूबी इतना कहकर जल्दी से कंचन और पायल के पास जाती है और उन दोनों को जगाते हुए बोलती है, पायल, कंचन, जल्दी उठो, नीचे ससुर जी आए हुए हैं और तुम दोनों को बहुत देर से पूछ रहे हैं। जेठानी जी, लगता है आपने सुबह के समय ससुर जी का सपना देख लिया, इसलिए आपको घर में ससुर जी दिखाई दे रहे हैं। जाइए और हमें सोने दीजिए। अरे पागलो, नींद और सपने में मैं नहीं बल्कि तुम दोनों हो। मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, बल्कि सच में ससुर जी नीचे आए हुए हैं। ये आप क्या कह रही हैं जेठानी जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और कल रात में जो हमने पार्टी करके जो गंदगी फैलाई थी ना, उसे देखकर ससुर जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। जल्दी से उनके सामने जाओ और उनके पैर छूकर घर की सफाई में लग जाओ, वरना वो और गुस्सा करेंगे। और मैं रसोई में जाती हूँ उनके लिए खाना बनाने। जेठानी जी, ये क्या ही मुसीबत है। सासू माँ के जाने के बाद हम लोग कितने आराम से अपने दिन काट रहे थे, ससुर जी ने आकर तो रंग में भंग डाल दिया। जेठानी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये टाइम सोने का नहीं बल्कि जागने का है, जाओ जाके काम करो। रूबी इतना कहकर रसोई में चली जाती है, खाना बनाने लगती है। पायल और कंचन जाकर अपने ससुर जी के पास होते हैं। रूबी के कहीं अनुसार घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर घूमते घूमते रसोई में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बड़ी बहू खाना बनाते समय खाना चख रही होती है, जिसे देखकर वो गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है बहू? तू रसोई जूठा करके खाना बनाती है? अरे ऐसा खाना कौन खाएगा? तुझे पता है ना, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उन्हें भोग लगता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। लेकिन जब तू खाना जूठा कर देगी तो उन्हें क्या जूठा भोग लगाएगी? नहीं ससुर जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खाना झूठा नहीं कर रही थी, बल्कि बस सब्जी में नमक चख रही थी। मैंने डाला है या नहीं
और दोबारा वो चम्मच मैंने कढ़ाई में नहीं डाला, तो भला रसोई झूठी कैसे हुई? तुम्हारी सास तीर्थ यात्रा पर गई है ताकि तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, और एक तुम लोग हो जो कान्हा जी को जूठा खिला रहे हो। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। राजवीर इतना कहकर अपनी बहू कंचन और पायल को आवाज देकर बुलाता है और उन्हें रसोई की जिम्मेदारी दे देता है, जिसे सुनकर मानो दोनों की हाशिया उड़ गए हैं। लेकिन अपने ससुर के सामने रसोई की जिम्मेदारी लेने से मना करने की हिम्मत दोनों में से किसी की भी नहीं थी। अगले दिन कंचन और पायल रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी कंचन पायल से बोलती है, देवरानी जी, ये ससुर जी ने हमें कहाँ फंसा दिया। हमें तो ठीक से रसोई का काम करना भी नहीं आता है। हम खाना क्या खाक बनाएंगी? जेठानी जी, यही बात तो मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं आज से बस खाने ही वाली हूँ। और फिर ये कब तक चलेगा? ससुर जी कब तक यहाँ पर रहने के लिए आए हुए हैं? ये तो गांव में रहते हैं ना। देवरानी जी, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे मैं रोज सुबह शाम ससुर जी के साथ बैठकर चाय पानी पीती हूँ, जो मुझे वो सारी बातें बता देंगे कि वो यहाँ किसके कहने पर आए हैं या कब तक रहेंगे। ये उन्हीं का घर है, अब हम उन्हें अपने ही घर से जाने को थोड़ी ना बोल सकते हैं। जेठानी जी, मुझे लगता है सासू माँ बहुत चालू हैं। उनके जाते ही ससुर जी यहाँ आ गए। इसका मतलब उन्होंने जाते जाते ससुर जी को यहाँ रहकर हम पर निगरानी रखने के लिए कहा होगा। वरना अभी तक जब भी सासू माँ ससुर जी को बुलाती थी तो वो हमेशा यही कहते थे कि उन्हें बहुत काम है। लेकिन इस बार तो बिना बुलाए ही आ गए, वो भी जब सासू माँ घर पर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने देवरानी जी। तभी तो ससुर जी ने एक बार भी सासू माँ के बारे में नहीं पूछा। जरूर ये दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। जेठानी जी, खिचड़ी तो हमारी वैसे भी बन गई है। जब से ससुर जी यहाँ आए हैं तब से सबका जीना हराम हो गया है। पायल और कंचन आपस में बात करने में इतना खो जाती हैं कि उनसे सारा खाना जल जाता है। ये सब देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं और खाने से जलने की बदबू आ रही है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो दोनों भी खाना चख लेती हैं, जिसे देखकर राजवीर बोलता है, हे भगवान, अब इन दोनों को भी रसोई जूठा करके खाना बनाने की आदत लग गई। नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हम आपस में बात करने लगे तो हमारा सारा खाना जल गया। खाने से जलने की स्मेल आ रही थी तो बस यही चेक करने के लिए हमें खाना चखना पड़ा। बस अपने आप को बचाने के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्खो, जब खाना जल चुका है, बदबू आ रही है, तो खाने की क्या जरूरत थी उसे? थोड़ी तो बुद्धि यूज करती कि खाने में से बदबू आ रही है तो खाना खराब हो चुका होगा। ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आगे से हम झूठे हाथ से खाना नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं तुम तीनों को माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी सास को आने दो, उसे आते ही सब बता दूंगा। फिर तुम तीनों की हालत वो खराब करेगी। अच्छी खासी रसोई को झूठी रसोई बना के रख दिया। तुम्हारी रसोई का खाना कोई नहीं खाएगा। राजवीर की इतनी बात सुनते ही उन तीनों बहुओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अपनी गलती का उन्हें बहुत पछतावा होता है। घर में कोई नहीं होता और राजमा की खुशबू से रज्जो अपनी पड़ोसन के घर खिंची हुई चली जाती है। क्या बात है, लगता है कुछ अच्छा बना रखा है शांति ने। अरे ये तो राजमा है और इस घर में कोई नहीं है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि राजमा कहाँ गया। इस कहानी की शुरुआत होती है शांति से, जो सुबह सुबह खाना बना रही होती है। वहीं उसका बेटा राजू सोया हुआ होता है। अरे उठ भी जा, आज काम पर नहीं जाना क्या तुझे? हाँ माँ, बस उठ ही रहा हूँ। खाना बना दिया है मैंने, खा लियो। मैं जरा जमींदार जी के पास जा रही हूँ, उनसे अनाज लाना है। ठीक है माँ, आप जाओ ना, मैं खा लूँगा और खेत भी चला जाऊँगा। इतना कहकर शांति घर से निकल जाती है। इधर राजू उठकर नहाने चला जाता है और तभी शांति के घर उसकी पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे शांति, शांति, लगता है कोई नहीं है घर पर, लेकिन घर तो खुला हुआ है और ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आखिर ऐसा क्या बनाया है शांति ने? क्या बात है, शांति ने राजमा बनाया है। घर में कोई भी नहीं है। चलो आज तो यही चलेगा मेरे घर, क्योंकि अब तक मेरे घर में खाना ही नहीं बना है। रज्जो सारा राजमा एक पतीले में डालकर ले जाती है। घर में शांति तो थी नहीं और राजू नहाने गया था और रज्जो को राजमा की खुशबू इतनी अच्छी लगती है जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाती। अब कुछ देर बाद राजू नहा कर निकलता है। अब जल्दी से खाना खा लेता हूँ, वरना खेत जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है शायद माँ भी नींद में थी, आने के लिए कह के चली गई, जबकि खाना बनाया ही नहीं। अब क्या करूँ, भूखे ही जाना पड़ेगा।
ठीक है, चला जाता हूँ ऐसे ही। तभी राजू अब घर से भूखे ही खेत के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में राजू की माँ शांति उसे मिलती है। राजू, खाना तो खा लिया है ना? भूखे तो नहीं आया है? ये माँ ऐसे क्यों कह रही है, जबकि खाना तो घर में था ही नहीं। लगता है मुझे देखने में गलती हो गई, लेकिन मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है, जबकि मैंने तो पूरे रसोई में खाना सही से ढूंढा था। तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बात है? हाँ हाँ माँ, खा लिया है खाना। खेत के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। इतना कहकर राजू खेत की तरफ चल पड़ता है और शांति घर आती है और घर का काम करने के बाद में जब खाना खाने बैठती है तो देखती है कि खाना रसोई में है ही नहीं। अरे ये क्या, नहीं राजमा है नहीं रोटी है, बल्कि मैंने तो दोपहर का खाना बना दिया था ताकि राजू जल्दी आए तो खाकर फिर काम पर चला जाए। राजमा तो राजू को कुछ खास पसंद नहीं है और वो 4-5 जो रोटियां खाएगा, लेकिन सारा खाना गया तो गया कहाँ? भूख भी बहुत तेज लगी है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राजमा और रोटी गई तो गई कहाँ। अरे शांति, क्या ढूंढ रही है बर्तन पटक पटक कर? मुझे मेरे घर तक आवाज आ रही है, तो मैंने कहा चलो देखूं जरा शांति के घर में बर्तन पटकने की क्यों आवाज आ रही है। अरे क्या बताऊं रज्जू, मैंने सुबह राजमा रोटी बनाई थी। राजू को उठकर कहा मैं जमींदार जी के घर जा रही हूँ, तो उठकर नहा कर खा ले और खेत के लिए निकल जा। मुझे क्या पता था उसे इतनी भूख लगी थी कि 4 लोगों का खाना अकेले खा गया या किसी को दे आया, भगवान ही जाने। चलो अच्छा है, शांति को लग रहा है कि उसके बेटे ने ये सब किया, लेकिन सच कहूँ तो राजमा रोटी बनी बहुत टेस्टी थी। आज आने दे, उसकी खैर नहीं। मुझे पता है वो इतना खाना नहीं खा सकता है, लेकिन जरूर वो किसी को देकर आया है ये सारा खाना। ये तो मैं भी कहूँगी बहुत ही ज्यादा गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये सब छोड़, और तू बता तूने क्या बनाया आज खाने में? कुछ अच्छा बनाया हो तो 2 रोटी पर थोड़ी सी सब्जी ले आ। अरे नहीं नहीं शांति, आज तो मैंने खुद ही कुछ नहीं बनाया, मैं भी तुझसे मांगने का सोच रही थी। चल ठीक है, मुझे दोबारा कुछ और बनाना पड़ेगा। अब शांति खिचड़ी बनाकर खुद खाती है और राजू के लिए भी रख देती है। अब दोपहर के करीब 2 बजे राजू घर आता है और अपनी माँ शांति से कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो जल्दी से खाना लगा दो। और क्या बनाए खाने में आज, कुछ बताओगी नहीं? क्यों, सुबह सारा राजमा रोटी खाकर तेरा पेट नहीं भरा और अब भी तुझे ज्यादा भूख लग रही है तो खिचड़ी बनाई है, खा ले जाकर। माँ ये आप मुझसे कैसे बात कर रही हो, और कौन से राजमा रोटी की बात कर रही हो आप? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ये क्या बनाया था क्या नहीं। और मैं सुबह भी भूखा ही गया था क्योंकि मुझे कहीं खाना मिला ही नहीं। देख, अगर तूने राजमा रोटी किसी को दी है ना तो सच सच बोल दे, और अगर खाई है तो भी सच बोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। माँ मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैंने सुबह का खाना खाना तो दूर की बात है, देखा तक नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बेटा इतना भुक्कर है तो ठीक है माँ, मुझे आज खाना ही मत दो। शांति को अब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर खाना गया तो गया कहाँ, जबकि राजू ने भी अब कसम भी खा ली थी कि खाने को तो उसने देखा ही नहीं था और वो गुस्से में खेत लौट जाता है। खाना तो मैं रख कर गई थी, अगर कोई मेरे घर में घुसकर राजमा रोटी भी ले जाता है तो बर्तन भी तो होने चाहिए ना, और पिछले कुछ समय से मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन कौन ऐसी ओछी हरकत कर सकता है। शांति अब रज्जो के घर पहुंचती है जहां उसकी बहू चंदा होती है। अरे रज्जू की बहू, रज्जू घर पर नहीं है क्या? नहीं नहीं काकी, वो तो खेत गई है सब्जी लाने। आइए ना, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो बस अपना बर्तन लेने आई हूँ। मुझे मेरी एक पतीली मिल नहीं रही है, मैंने सोचा रज्जू से पूछ लूँ कहीं गलती से आ तो नहीं गया। अरे गलती से क्यों आएंगी काकी, माँ जी सुबह ही तो एक पतीला राजमा और रोटी लेकर आई थी, कह रही थी आपने उन्हें खाना बनाने से मना किया है। वैसे राजमे का क्या स्वाद था, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे मैं भी बता कितना भूलने लगी हूँ, मैंने ही तो सुबह दिया था रज्जू को राजमा और रोटी। क्या काकी, आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। भला रोटी तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं, एकदम मुलायम। हाँ वो तो है, राजू को सूखी कड़क रोटी खाने की आदत नहीं है ना। ये लो काकी आपकी पतीली, और अब जब भी राजमा रोटी बनाओ तो 1 कटोरी राजमा याद से भेज देना। वैसे आज तो पूरा दिन ही खाना नहीं बना। अब शांति को पता चल चुका था कि आखिर उसकी सुबह बनाई हुई राजमा रोटी कहाँ गई। अब अगली रोज शांता फिर से राजमा और रोटी बनाती है
और रज्जो के कान तक ये बात डाल देती है कि उसे सुबह कहाँ जाना है। लेकिन वो जाती कहीं नहीं। और रज्जो भी जो पहले एक बार चोरी कर चुकी थी, तो अब रज्जो का मनोबल और भी बढ़ जाता है और वो राजमा रोटी लेकर जैसे ही जाने लगती है, घर के गेट पर उसे शांति और राजू दिखते हैं। ओहो, रज्जो काकी, क्या चोरी कर रही हो आप? फंस गई ना माँ के जाल में। अरे शांति, तू तो कह रही थी कि तुझे काम है और तुझे मैंने जमींदार के घर भी जाते हुए देखा था, फिर तू यहाँ कैसे? अरे ये पतीले का मुझे काम था, मैं तो बस सोच रही थी कि सब्जी किस बर्तन में डालूं। देख रज्जो, अब कोई फायदा नहीं है भाईयात से बहाने बनाने का, क्योंकि सच सामने है और कल ही मुझे तेरी सच्चाई का पता चला। वैसे मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मुझे माफ कर दे, तू तो जानती है मैं खाने में कभी भी शर्म नहीं करती हूँ। अगर तुझे इतना ही मन कर रहा था खाने का तो तू मुझे बोल देती, तुझे अपने हाथों से राजमा रोटी देती। लेकिन नहीं रज्जो, तूने मेरे घर से राजमा रोटी चोरी की। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा रज्जो। ये ले तू अपनी राजमा, ये रोटी भी खा ले, लेकिन मुझसे बातचीत करना बंद मत कर शांति। तेरे बिना मेरा कौन है जो मेरे ताने, गालियाँ, सुख दुख सब सुनता है। मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ। देख रज्जो, मैं चाहूँ तो अभी तुझे 4 गांव में बदनाम कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। शांति रज्जो को चोरी करते हुए पकड़ लेती है। दोनों में इस बात को लेकर वाद विवाद भी होता है, लेकिन खाने के लिए शांति भी रज्जो को माफ कर देती है। एक दिन रजनी की दोस्त पायल उससे मिलने के लिए उसके घर आती है, तो देखती है उसके ससुर बैठे फोन पर बात कर रहे होते हैं। उसके दादा ससुर कुछ लोगों के साथ बैठे ताश खेल रहे होते हैं। उसकी दादी बूढ़ी औरतों के साथ भजन कर रही होती है। तभी वो रजनी से बोलती है, रजनी, ये तेरा घर है या चिड़ियाघर? जहाँ देखो लोग बिखरे पड़े हैं। तेरे ससुराल वालों को सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? इतने आराम से बैठे हुए हैं। काम तो जब होगा ना यार, जब हम काम करना चाहेंगे। मैं कुछ समझी नहीं, तो कहना क्या चाहती है? अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा पेंशन वाला ससुराल है। यहाँ किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। सबकी अच्छी खासी पेंशन आती है, आराम से बैठकर खा सकते हैं सभी। सबकी पेंशन आती है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी और दादा ससुर जी की सरकारी नौकरी है। अब दोनों रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन आती है। वैसे ही दादी जी के पास भी आती है। तुम्हारे घर का सही है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठकर खाओ। लेकिन सही पेंशन वाला ससुराल मिला है तुम्हें। तुझे देखकर ना अब मुझे ही बुरा लग रहा है, जेलस फील कर रही हूँ मैं। पर यार तेरे घर में हमेशा ही मेला लगा रहता है, तुझे तो अकेलापन फील ही नहीं होता होगा। तू जानकर मेरा खून जला रही है या सच में तू भूल गई है कि मैं क्या चाहती थी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। ये सब देखकर तो मैं परेशान हूँ कि तू इस चिड़ियाघर में रहती कैसे? क्या करूँ यार, रहना पड़ता है। तू तो जानती है ना, मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ हमेशा मेला ही लगा रहेगा। रजनी और पायल आपस में बात कर ही रही होती हैं। उनकी सारी बातें रजनी की सास माला सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास आती है। बहू, ऐसे अपने परिवार की बुराई दूसरों के सामने करना शोभा देता है क्या? अब घर में लोग हैं तो क्या उन्हें घर के बाहर फेंक देंगे? तुझे पता है ना कि हमारा परिवार अभी भी एक साथ है और एक साथ रहने में हमेशा प्यार बना रहता है। माँ जी, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपना हाल बता रही थी। मेरी दोस्त भी जानती है कि मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है, लेकिन मुझे ससुराल ऐसा मिला जहाँ हमेशा मेला रहता है, लोग पेंशन पर जिंदा है, कहीं कोई काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस बहू, आज तो बोल दिया, आज के बाद दोबारा ये कभी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला रजनी को सुनाकर चली जाती है। तभी पायल रजनी से बोलती है, तेरी सास तो बड़ी गुस्से वाली है, तेरी इसके साथ कटते कैसे? क्या करूँ यार, काटना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए कहते हैं पहले से कुछ नहीं बोलना चाहिए। तू शांत और अकेला रहना चाहती थी, लेकिन तेरा ससुराल तुझे ऐसा मिला है जहाँ शांति का नामो निशान नहीं है। मैं तो तुझे बस ये बताने आई थी कि हमने नया घर लिया है, अगर इस मेले से निकल पाए तो आ जाना। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रजनी भी अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय वो अपने कमरे में आकर आराम कर रही होती है। तभी उसका पति अजय वहाँ आता है और बैग उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है।
ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? अरे बाहर से काम करके आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए फेंक दिया। तुम उठा के रख देना बाद में। वैसे भी पूरे दिन आराम करने के अलावा क्या ही काम रहता है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं पूरे दिन घर में आराम करती हूँ, काम नहीं करती हूँ। अरे घर का काम ही कितना होता है? 4 बर्तन होते हैं, उनको धोना होता है, लोगों को खाना देना होता है, साफ सफाई करनी होती है, बस इससे ज्यादा क्या करती हो तुम? अगर एक दिन ये सारा काम तुम्हारे सर पर मार दूं ना, तो अगले दिन से उठोगे ही नहीं तुम। रहने दो। तुम एक काम करो, अपना काम छोड़ो और एक दिन हमारी तरफ बाहर जाके काम करो। उसके बाद तुम्हारा जो होश है ना, ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, काम की अदला बदली कर लेते हैं। मैं बाहर जाकर काम कर लेती हूँ, आप घर का काम देख लो। मैं ये लड़कियों वाला काम नहीं करता, ठीक है? और रही बात बाहर का काम करने की, तो अब मुझे भी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी नहीं, आपको काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? यार घर में इतने लोग ही पेंशन आती है, बिना काम करे घर चलता तो है, तो काम करने की क्या जरूरत? घर तो चल ही रहा है ना, सब घर में बैठ के आराम करते हैं और मैं बाहर जाके काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे भी नहीं करना है, मैं भी सबकी तरह घर पे बैठ के आराम करना चाहता हूँ। और बात रही खर्चों की, तो पेंशन जिंदाबाद। लेकिन मुझे तो बाहर नौकरी करनी है, क्योंकि मेरा ना इस घर में दम घुट रहा है। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब कोई काम नहीं करने वाला, आराम करूंगा बस। अजय इतना कहकर हाथों में टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। तभी रजनी अपने आप से बोलती है, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। ये लोग घर बैठे हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन ये तो अभी यंग है, इन्होंने भी जॉब छोड़ दी सबकी तरह घर में बैठने के लिए। अब इन लोगों को तो सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तभी शायद इन्हें समझ में आए कि काम करना कितना जरूरी है। रजनी अगले दिन अपनी सहेली के गृह प्रवेश की पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के दोस्त हरीश नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि दफ्तर में काम करते थे, जहां से उसके ससुराल वालों को पेंशन मिलती थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह उनसे बोलती है, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है और तेरा ससुराल वो कैसा है? बस कट रही है अंकल, और क्या ही बोलूं। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अंकल जी, ससुराल में तो सब ठीक है, बस ससुराल वाले ही ठीक नहीं है। बहुत आलसी हैं, हमेशा घर में पड़े रहते हैं। उन्हें देखकर अजय जी ने भी काम करना बंद कर दिया है, वो भी घर में खाली पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मेहनती है, ये देखकर ही तो हमने तेरी शादी उससे करवाई। अंकल जी वो मेहनती हैं, लेकिन सबको फ्री में मिल रही है ना पेंशन को देखकर वो आलसी हो गए हैं। वो कहते हैं घर चलाने के लिए पेंशन आ रही है तो कमाने की क्या ही जरूरत है। ये तो बहुत गलत सोच है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? वो अभी से ऐसे क्यों कह रहा है? अंकल, आप मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ, बोलो बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं अंकल, बस कुछ टाइम के लिए हमारे घर आने वाली सभी लोगों की पेंशन रोक दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ठीक है बेटी, अगर मुझसे हो सकेगा तो जरूर करूँगा, क्योंकि ये सरकारी काम काज है ना, तुम तो जानती ही हो। जी अंकल जी, मैं जानती हूँ, लेकिन बस हो सकता है ना तो कुछ टाइम के लिए बंद करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद रजनी घर आ जाती है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन रजनी बोलती है, माँ जी, राशन नहीं है रसोई में, भरवा दीजिए। और हाँ, कल वो दूध वाला भी पैसे मांगने आया था, उसे भी दे दीजिए आप। बहू, ये सब तो तू देखती थी ना, तो फिर आज मुझसे क्यों बोल रही है? क्योंकि माँ जी, हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे, अजय जी की भी सारी सैलरी मेरे पास आती थी। आप अपनी पेंशन से मुझे कुछ दे दिया करती थी, लेकिन इस बार मुझे किसी ने पैसे ही नहीं दिए। बहू, इस बार पता नहीं क्या हुआ, पेंशन ही नहीं आई, और मेरी क्या किसी की नहीं आई, तो कहाँ से दूँ? लेकिन माँ जी, खर्चा थोड़ी ना रुकता है, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ जानती हूँ बहू, लेकिन अब नहीं है तो क्या करूँ? 1-2 दिन संभाल ले, दे दूंगी। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देखते देखते कई दिन गुजर जाते हैं और बीतते दिनों के साथ सभी पेंशन रुकने की वजह से घर के सभी काम रुक जाते हैं, खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तभी एक दिन बहुत सारे लोग उनके घर अपना अपना कर्जा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण सबके सामने उनकी इंसल्ट हो जाती है। तभी सभी बैठकर सोचने लगते हैं,
पता नहीं क्या सोचकर तूने अपनी जॉब छोड़ दी। तेरे पिता ने भी यही किया, उम्र होने से पहले जॉब छोड़ दी और तूने भी। सब कुछ पेंशन पर ही रुक गया तो ये दिन देखना पड़ा। माँ, आप सही कह रही हो। मुझे इतनी जल्दबाजी में नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। जब तक नौकरी थी तो परेशानी नहीं आती थी, पेंशन के भरोसे बैठते भी नहीं थे हम। मैं तो कहता हूँ अब पैसे आने के और भी रास्ते खोलने चाहिए हमें। बैठने से ना जीवन नहीं चलता। बेटा, हमें अकल आई तो, लेकिन देर से। अब न तेरे पास नौकरी है और न ही हमारे पास पेंशन के पैसे। अब घर कैसे चलेगा? सबको अपनी गलती और आलसपने के चलते पछताते देखकर रजनी अपने अंकल को फोन करके सबकी पेंशन सबके अकाउंट में भिजवा देती है। अकाउंट में पैसे आने का एक मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए सभी काम करना शुरू कर देते हैं। अजय अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।